प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। जैसा कि आपको पता है, अपन प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत में अपना जो पहला जो चैप्टर जो था वो मानव का विकास वृक्ष वंश था। और दूसरा जो टॉपिक था ये प्राक इतिहास काल है। इस प्राक इतिहास काल में अपन ने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण पढ़ लिया। अब जो अपन पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं ताम्र पाषाण संस्कृति। तो ताम्र पाषाण संस्कृति है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे ऑल स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन है पुटअप होता है। तो देखिए अपन बात करेंगे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये यहाँ से आते हैं, देखेंगे कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसकी अपन बात करते हैं। देखिए ताम्र पाषाणी जो संस्कृतियां हैं इनका जो समय है ये 1800 से और 700 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। समय के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि समय है ये ऑथेंटिक नहीं है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग समय है ये दे दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे ताम्र पाषाण शाब्दिक अर्थ देखेंगे। ताम्र यानी तांबा, पाषाण यानी पत्थर, यानी इस काल के अंतर्गत तांबे और पत्थर के औजार बने, इसी कारण इस संस्कृति का नाम ताम्र पाषाण संस्कृति है। इसे कॉपर एज भी कहते हैं, कॉपर एज। और इसी संस्कृति का नाम है चालकोलिथिक, चालकोलिथिक, चालकोलिथिक। देखिए चालको का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है पत्थर, तो वही बात आ गई, ताम्र पाषाण शब्द की बात आ गई। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी शब्द के संदर्भ में। अब अपन बात करते हैं तो देखेंगे मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई जो धातु है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई जो धातु थी वो तांबा थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी। तांबे के प्रयोग और उनके लाभों का जो विवेचन किया, तांबे का प्रयोग व उनके लाभों का जो विवेचन है ये करने वाला एक विद्वान है और विद्वान का नाम है वीजी चाइल्ड। वीजी चाइल्ड, वीजी चाइल्ड। और वीजी चाइल्ड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। ये इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने तांबे का प्रयोग और उनके लाभ की जो विवेचना है वो दी है साहब। अब अपन बात करते हैं इस ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, इसके मुख्य लक्षणों की अपन बात करते हैं कि लक्षण क्या क्या थे इसके। मुख्य जो लक्षण है ये देखिए, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के मुख्य लक्षण, यहां से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। पहली बात तो यह है ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण सभ्यता मान लो या ग्रामीण अर्थव्यवस्था मान लो, एक बात। दूसरी बात देखें, दूसरी बात थी पत्थर और तांबे के औजार थे, जैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, पत्थर और तांबे के औजार यहां पर थे। तीसरा मैं आपसे बात करूं तो रंगीन मृद भांड, रंगीन मृद भांड, मृद भांड शब्द बहुत बार आ गया, आपको पता होना चाहिए। कृषि, पशुपालन, कृषि पशुपालन, और लेखन कला का ज्ञान नहीं था, लेखन कला का ज्ञान नहीं था इस जमाने में। और कासे का ज्ञान नहीं था, काशी का भी ज्ञान नहीं था। कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय थे,
कृषि व पशुपालन मुख्य व्यवसाय थे। तो ये कुछ विशेषताएं थी, इन विशेषताओं के बारे में अपन जिक्र करते हैं तो दोबारा देखेंगे। देखिए, बात करते हैं कॉपर एज है 1800 से 700, सॉरी ये 7 लिखा गया है यहाँ पर, 700 है, 700 ईसा पूर्व, 1800 से 700 ईसा पूर्व जो है ये कॉपर एज का समय चला। इसे यहाँ पर पत्थर और तांबे के औजारों का मिश्रण था, इस कारण इसका नाम है, पुरातत्वविदों ने कॉपर एज रखा या ताम्रपाषाण एज रखा। कॉपर का प्रयोग होने के कारण कॉपर एज नाम रखा गया और इस ताम्रपाषाण को सम्मिलित रूप से चालकोलिथिक के नाम से जाना जाता है। प्रयोग में लाई गई मनुष्य के द्वारा पहली धातु तांबा थी। तांबे के प्रयोग व उसके लाभों की विवेचना करने वाला जो विद्वान था वीजी चाइल्ड, और वीजी चाइल्ड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। इसके अंदर इसने तांबे का जो लाभ और प्रयोग के बारे में मुख्य बातें बताई। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के मुख्य लक्षण में देखेंगे तो ग्रामीण सभ्यता थी, पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग होता था, रंगीन मृद भांड यानी जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उनकी रंगाई पुताई का ज्ञान हो गया था यहाँ के लोगों को, कृषि और पशुपालन होता था, लेखन कला का ज्ञान नहीं था। लेखन कला का ज्ञान है आगे चलकर के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आ जाता है, लेकिन यहां तक लेखन कला का ज्ञान नहीं था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेखन कला का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आता है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता ही होगा। कांसे का ज्ञान नहीं था, कांसे का ज्ञान है सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को आ जाता है क्योंकि कांसा एक मिश्रित धातु है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी ये कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, इसी कारण कह सकते हैं कि कृषि और पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में। नेक्स्ट अपन देखें आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण बात बनेगी। अब विद्वानों के द्वारा इस ताम्रपाषाणिक संस्कृति को 6 भागों में बांट दिया विद्वानों के द्वारा। भारत की ताम्रकालीन संस्कृति को 6 भागों में बांटा है। 6 भागों में इस संस्कृति को बांट दिया गया। 6 भागों में देखिए कौन कौन सी संस्कृति है। पहली है आहड़ बनास संस्कृति। आहड़ बनास संस्कृति यह संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व तक चली। देखिए एक शब्द है इसके अंदर आहड़ और बनास। बनास नदी है राजस्थान के अंदर, मुख्यतः उदयपुर राजमंद के आसपास के क्षेत्रों में बहती है। तो इस संस्कृति के आसपास जो क्षेत्र, इस नदी घाटी के आसपास जो क्षेत्र थे, इसी कारण इसका नाम है ये बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और इसी संस्कृति के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है वो आड़ है, इसलिए इसको आड़ संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान में बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे, राजस्थान में बनास व उसकी सहायक नदियों के किनारे, सहायक नदियों के किनारे ये संस्कृति है, ये फलती फूलती है। नेक्स्ट है इस संस्कृति को प्रकाश में लाने का कार्य। इस संस्कृति को प्रकाश में लाने का कार्य करने वाला जो विद्वान था, ये विद्वान था अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में साफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। डॉक्टर संकालिया ने इसे ताम्र काल की संज्ञा दी। डॉक्टर संकालिया ने इसे ताम्र काल की संज्ञा दी।
ये बात भी इंपॉर्टेंट बन सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तांबे के उपकरण मिलने के कारण इसे ताम्रवती कहा जाता है। तांबे के उपकरण मिलने के कारण, तांबे के उपकरण मिलने के कारण इसका नाम ताम्रवती। दूसरा देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है कपड़े की छपाई के ठप्पे। कपड़े की छपाई के ठप्पे मिले हैं यहां से, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब रंगाई छपाई का काम होता था यहां पे। नेक्स्ट है रंगाई छपाई का उद्योग था, वही बात आ गई, रंगाई छपाई का उद्योग था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं घर जो बनते थे ये यहां पर पत्थरों के बनते थे, घर पत्थरों के बने होते थे। सॉरी, इसके बाद देखिए आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये बनेंगी, इसमें अपन चर्चा करें। नेक्स्ट है गंदा पानी निकालने के लिए, गंदा पानी की निकासी के लिए चक्रकूप विधि का प्रयोग किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चक्रकूप विधि का प्रयोग किया गया था। अभी बात करेंगे चक्रकूप विधि क्या होती है। मनकों पर ज्यामितीय एवं पशुओं का चित्रण किया गया। चित्रण आहड़ और गिलोंड में, गिलोंड भी जगह है, आहड़ व गिलोंड में मिलता है, आहड़ और गिलोंड में मिलता है। इसके बाद में आपकी जो दूसरे नंबर का जो राजस्थान में जगह है आहड़ के बाद में ये है गिलोंड स्वयं, गिलोंड जगह है। पत्थर के उपकरण और अग्निकुंड, पत्थर उपकरण और अग्निकुंड यहां से प्राप्त हुए हैं। 3 नंबर पे देखिए बालाथल से पत्थर प्लस तांबे के उपकरण यहां से प्राप्त हुए। देखिए समझेंगे एक बार इस चीज को। बात करते हैं अपन ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है, ये 6 भागों में बांटा है विद्वानों के द्वारा। और पहला इसमें नाम आता है आहड़ बनास संस्कृति। राजस्थान में यह संस्कृति आहड़, गिलोंड और बालाथल नामक स्थानों पर फैली हुई है। और ये स्थान है ये बनास नदी के किनारे होने के कारण इस संस्कृति को बनास संस्कृति कहना भी एक उचित होगा। तो देखेंगे प्रकाश में, सबसे पहले प्रकाश में लाने का कार्य इस संस्कृति को, ऐसा नहीं कि ये संस्कृति थी नहीं, इसको प्रकाश में लाने का काम ही सब एक के व्यास नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं था, ये संस्कृति थी। लेकिन इसको सबसे पहले ढूंढने का काम जो किया वो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। और किया कब गया? 1953 में। इसी कारण कहते हैं कि अक्षय कीर्ति व्यास है, ये आहड़ बनास संस्कृति है, इसको प्रकाश में लाने का सर्वप्रथम कार्य किया। अच्छा, डॉक्टर संकालिया है, डॉक्टर संकालिया ने यहां पर सबसे ज्यादा जो उपकरण है ये पत्थर के, सबसे ज्यादा उपकरण है ये तांबे के प्राप्त करे। और इसी कारण इस जो संस्कृति का नाम है ये ताम्रकाल की संज्ञा दी, इसे ताम्रकालीन संज्ञा दे दी इस संस्कृति को। नेक्स्ट है तांबे के उपकरण है मिलने के कारण इसका एक नाम ताम्रवती भी है, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर कपड़े की छपाई के ठप्पे मिले हैं, बहुत अच्छी बात है साहब, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर रंगाई और छपाई का काम होता था। यहाँ के जो घर होते थे ये पत्थरों के बने होते थे। जैसा कि आपको पता है ये राजस्थान का क्षेत्र गिलोंड, बालाथल, आहड़, ये सारा का सारा क्षेत्र पथरीला क्षेत्र है। और पत्थर की बहुतायत होने के कारण यहाँ पर जो मकान किसके बनते थे? पत्थर के बनते थे। ईंट का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता था। जैसा कि आपको बताया ईंटों का सर्वप्रथम प्रयोग अपन सिंधु घाटी सभ्यता में करेंगे। सब सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का इजाद होता है। तो यहाँ पर अपन पत्थरों के मकानों में ही रह रहे हैं।
अब अपन बात करते हैं गंदा पानी निकालने के लिए एक निकास की विधि थी। इस विधि का नाम है चक्रकूप विधि। चक्रकूप विधि क्या होती थी? चक्रकूप विधि है, यह एक कच्ची नाली बनाई जाती थी और गड्ढा कर दिया जाता था, नाली का पानी उस गड्ढे में डाल दिया जाता था। जैसे वर्तमान में सरकार सोख्ता कुआं बनाती है, उसी प्रकार यहाँ की ये विधि होती थी चक्रकूप विधि। यानी कच्ची नाली एक गड्ढे में जोड़ दी जाती थी, सभी घरों का उस गड्ढे में पानी आ जाता था, तो ये चक्रकूप विधि के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि मनकों पर ज्यामितीय अंकन और पशुओं का चित्रण आहड़ और गिलुंड में मिलता है। एक बात ध्यान में रखना, मनके का मतलब होता है अपन मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं मणिया, यानी माला के अंदर जो पिरोया जाता है वो मनका होता है। उस मनके के ऊपर कुछ ज्यामितीय अंकन है, यानी ज्यामितीय अंकन यानी क्या हो गया कि एक तरीके खास विशेष डिजाइन है उसके ऊपर, एक गणितीय डिजाइन है उसके ऊपर, और क्या मिलता है? पशुओं का अंकन मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें अपने को कहां से मिलती है? आहड़ और गिलुंड से मिलती है। तो ये क्वेश्चन है, ये अच्छा बन जाता है। अब गिलुंड नामक स्थान है, तो देखें गिलुंड नामक स्थान से पत्थर के उपकरण और अग्नि का कुंड में पाया गया है, और बालाथल नामक स्थान से पत्थर और तांबे के क्या मिले हैं? औजार पाए गए हैं। अब अपन बात करते हैं 2 नंबर की संस्कृति। ये 1 नंबर की संस्कृति होगी, 2 नंबर पे है मालवा संस्कृति। तो देखेंगे मित्रों मालवा संस्कृति के बारे में। मालवा संस्कृति, ये ताम्रपाषाणी संस्कृति की बात चल रही है अपनी। मालवा संस्कृति की बात करें तो देखें मालवा संस्कृति में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें। मालवा, मालवा का नाम आते ही आपके जहन के अंदर एमपी का चित्र आ जाना चाहिए। मालवा संस्कृति, तो मालवा संस्कृति है ये, इसका जो टाइम पीरियड है 1700 से 1200 बीसी, 1700 से 1200 बीसी का टाइम है। नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर, यानी तट यानी उसके सारे इस संस्कृति का विकास हुआ। मालवा के अंदर इस संस्कृति को कायथा संस्कृति कहा जाता था। इसके बाद इसी संस्कृति का नाम है, यह मालवा संस्कृति पड़ा। मालवा संस्कृति पड़ा, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबसे प्राचीन जो है, इसके अंदर प्राचीन जो संस्कृति है यह है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति अभी मैं समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मालवा, जो कायथा का स्थल है, कायथा जो संस्कृति थी, कायथा के जो स्थल हैं ये कौन कौन से स्थल हैं? तो एरण, उज्जैनी और त्रिपुरी। एरण, उज्जैनी और त्रिपुरी ये स्थान है कायथा संस्कृति के। और मालवा संस्कृति के यानी मालवा के स्थान, मालवा के जो स्थान है या स्थल हैं वो देखिए कौन कौन से? नवदा टोली, नवदा टोली, मालवा और आपका है नागदा। ये जो स्थान है ये मालवा संस्कृति के तहत आते हैं। अब अपन बात करते हैं पहली संस्कृति कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति देखिए उज्जैन के निकट है, उज्जैन के निकट है, और काली सिंध नदी है, इसके तट पर है। नेक्स्ट है खोज का श्रेय। खोज जो यहां पर की थी, ये की थी वीएस वाकणकर ने। वीएस वाकणकर ने यहां पर खोज करी, और खोज करी 1964 के अंदर। ये बात ध्यान में रखनी है मित्रों। और वाकणकर ने यहां पर पांच सांस्कृतिक स्तर खोजे हैं। सांस्कृतिक स्तर है ये खोजे, ये बात भी इंपॉर्टेंट बन सकती है। अब अपन इसके स्थान है वो देख लेते हैं। नवदा टोली, नवदा टोली में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? देखिए साहब, नवदा टोली है, इसमें अनाज की कई किस्म पाई है। अनाज
की कई किस्म यहां से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ताम्रकालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती है। ताम्रकालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती है। जैसा कि आपको पता है ताम्रकालीन सभ्यता ग्रामीण है, ग्रामीण बस्ती है या नगर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे यह स्थल महाद्वीप का सबसे विस्तृत, यह स्थल महाद्वीप का सबसे विस्तृत ताम्रयुगीन स्थल है। ताम्रयुगीन स्थल है। देखिए इसको समझेंगे एक बार आप, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये यहां से बनेंगे। मालवा संस्कृति की अपन बात करते हैं। 1700 से 1200 बीसी का इसका समय था। नर्मदा नदी के आसपास या नर्मदा के सहायक नदियों के आसपास इस संस्कृति का उद्गम हुआ। कायथा, देखिए पहले इसी मालवा संस्कृति का नाम कायथा संस्कृति था। ये बात ध्यान में रखनी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मालवा संस्कृति को पहले कायथा संस्कृति के नाम से जानते थे, इसके बाद में कायथा संस्कृति को ही मालवा संस्कृति कहा जाने लगा। प्राचीन कायथा संस्कृति थी। कायथा के जो स्थल थे वो एरण, उज्जैनी और त्रिपुरी स्थल थे। मालवा के जो स्थल थे मालवा संस्कृति के, नवदा, टोली, मालवा और नागदा स्थल थे। कायथा संस्कृति उज्जैन के काली सिंध नदी के किनारे इसकी जो ये पनपी और इसकी खोज है ये वीएस वाकणकर ने की थी 1964 के अंदर। और ये बात ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बन सकती है कि वीएस वाकणकर ने कितने स्तर की खोज की थी? 5 स्तरों की खोज की थी इस संस्कृति के अंदर। अब अपन बात करते हैं इस संस्कृति का एक स्थान है नवदा टोली। वैसे मालवा और कायथा के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन कायथा नाम आ जाए तब आपको ध्यान में रखना है कि ये सब कॉपर एज की संस्कृति है। बस मालवा तो आपको ध्यान में रह जाएगा क्योंकि मालवा है वर्तमान में चर्चित नाम है, लेकिन कायथा नहीं है नाम। तो कायथा संस्कृति है, ये कौन सी संस्कृति है? कॉपर एज की संस्कृति। इतनी ही आपको ध्यान में रखनी है। और इसका क्रम पूछ ले तो पहले कायथा है, उसके बाद में मालवा है। तो नवदा टोली है, इसके अंदर आपको अनाज की कई किस्म, अनाज के ढेर पाए गए हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में, शायद पूछ भी लिया होगा कि ताम्रकालीन संस्कृति का सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? तो नवदा टोली सबसे बड़ी बस्ती थी, सबसे बड़ी। हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां मिली हैं उन संस्कृतियों में सबसे बड़ा जो ग्रामीण नगर रहा, या ग्रामीण नगर नहीं बोल सकते, ग्रामीण बस्ती बोल सकते हैं, सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती है। और महाद्वीप का सबसे विस्तृत ताम्रयुगीन स्थल है। वही बात आ गई कि सबसे बड़ी बस्ती है महाद्वीप, यानी अपना जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो ताम्रयुगीन विस्तृत जो स्थल है वो नवदा टोली का स्थल है। इसके बाद देखें आगे, ये बात हो गई अपनी ताम्र पाषाणी संस्कृति के बारे में। 2 संस्कृतियां हैं ये मुख्यतः अपन पढ़ चुके हैं। नवदा टोली के बाद में मालवा संस्कृति के अंदर मालवा जो है ये स्थान हो रहा था इस मालवा में। और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सभी ताम्र पाषाणी मृत में सबसे श्रेष्ठ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी ताम्र पाषाणी के संस्कृतियों में यहाँ के जो मृद भांड मिले हैं सबसे श्रेष्ठ मृद भांड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है चरखे व तकलियां भी यहां से मिली है। चरखे व तकलियां भी यहां से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरी जो संस्कृति, 2 संस्कृति अपन पढ़ चुके हैं। पहली संस्कृति अपने 8 पढ़ी, दूसरी मालवा पढ़ी। अब तीसरी जो संस्कृति अपन पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं उत्तरी डेक्कन संस्कृति। इस संस्कृति का दूसरा नाम जारवे संस्कृति भी है या जोरवे संस्कृति भी है।
ये ज्यादा प्रचलित नाम है जोरवे संस्कृति। 1400 से 700 ईसा पूर्व है इसका कार्यकाल है। तो देखिए इसके स्थान देखिए देमाबाद। महाराष्ट्र की संस्कृति है ये, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र की संस्कृति है। देमाबाद में देखिए एक तो गोदावरी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर है। दूसरी सिंधु सभ्यता का सबसे, वैसे सिंधु सभ्यता अभी आई नहीं है, पढ़ा नहीं अपने, लेकिन ये नाम आ जाता तो बता देता हूं। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? देमाबाद। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर कांसे का रथ मिला है यहां से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांसे का रथ, कांस्य रथ मिला है यहां से। और गणेश पूजा के साक्ष्य मिले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है मित्रों। नेक्स्ट है रथ चलाता हुआ मनुष्य, इसकी आकृति पाई गई है यहां से। नेक्स्ट है सांड गेंडा हाथी की आकृतियां यहां से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक पात्र पर चित्रकारी है, एक पात्र पर चित्रकारी है। चित्रकारी में क्या है? एक देवता बाघों व मोरों से घिरा हुआ दर्शाया गया है। इतिहासकारों ने इसका नाम शिव पशुपति रखा है, या पशुपति शिव रखा है, ये ध्यान में रखना है। देखिए एक बार चर्चा करते हैं इसकी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाग है ये बता रहा हूं। देखिए मालवा संस्कृति पढ़ रहे थे 2 नंबर पे, और उसमें मालवा स्थान है। ये मालवा जो स्थान है, इस स्थान से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है? नवदा टोली में तो आपने देखा कि नवदा टोली ग्रामीण बड़ा क्षेत्र था, और मालवा में अपने ये देखा कि जितनी भी ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, इन संस्कृतियों में उत्तम मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, उत्तम मृद भांड कहां से प्राप्त हुए हैं? मालवा से प्राप्त हुए हैं। और मालवा से चरखे व तकलियां, चरखे कपड़े बुनने का काम भी शुरू होता था। तकलियां, जो तकलियां होती थी, ये चरखे में काम आती है। तो चरखे व तकलियां भी यहां से प्राप्त हुई है। मींस क्या हो गया कि यहाँ का मानव है, ये कपड़े बुनने की कला में पारंगत हो चुका था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेक्कन संस्कृति। डेक्कन संस्कृति का दूसरा नाम जारवे संस्कृति है। जारवे संस्कृति ज्यादा नाम प्रचलित है, ध्यान में रखेंगे, महाराष्ट्र में है। काल अपने को ध्यान में नहीं रखना है, 1400 से 700 ईसा पूर्व है। यहाँ का एक स्थान है देमाबाद। ये देमाबाद गोदावरी नदी के तट पे है, और देमाबाद है ये सिंधु नदी का सबसे दक्षिणी छोर भी है। यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है? देमाबाद है, ये है एग्जाम के लिए वेरी 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 और वेरी इंपॉर्टेंट स्थान है। बहुत बार यहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। कांसे का रथ मिला है, गणेश पूजा के साक्ष्य मिले हैं, सांड गेंडा हाथी, रथ चलाता हुआ मनुष्य यहां से आकृति के रूप में प्राप्त हुआ है। एक पात्र मिला है जिसके ऊपर चित्र है। कैसा चित्र है? एक देवता है जो बाघों और मोरों से घिरे हुए हैं। तो इतिहासकारों ने इसका नाम पशुपति शिव, या इतिहासकारों ने इसकी तुलना पशुपति शिव से की है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इंपॉर्टेंट बात बनती है। इसके बाद देखिए आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बनती है। जारवे संस्कृति के अंदर, जारवे संस्कृति का स्थान आपने देखा देमाबाद। देमाबाद के बाद में अपन बात करते हैं नेवासा। नेवासा भी इंपॉर्टेंट स्थान बनता है। तो देखिए नेवासा जारवे संस्कृति में चल रहे हैं। दूसरा स्थान है नेवासा, और नेवासा में देखिए कपास व पटसन के साक्ष्य, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कपास व पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए।
दूसरा देखिए, नेवासा से भारत में रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य है। भारत में रेशम का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है मित्रों? नेवासा से। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे तीसरा जो स्थान है ये है इनाम गांव। और इनाम गांव से क्या प्राप्त हुआ है? किलेबंद बस्ती। किले बंद बस्ती प्राप्त हुई है, यानी बस्ती के चारों तरफ सुरक्षा दीवार है। और वर्ग विभाजन का साक्ष्य मिला है। वर्ग विभाजन का साक्ष्य मिला है। वर्ग विभाजन का साक्ष्य अभी अपन बात करेंगे क्या है वर्ग विभाजन का साक्ष्य। सीधी सी बात है, श्रमिक और कारीगर, श्रमिक व व्यापारी, इनके अलग अलग आवास हैं। श्रमिक और व्यापारियों के अलग अलग आवास हैं। यही श्रम विभाजन हो गया, जो वर्तमान में भी श्रम विभाजन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या क्या है। अनेक सिरकटी मूर्तियां मिली है यहां से, इनाम गांव से। अनेक सिरकटी मूर्तियां हैं, ये प्राप्त हुई हैं। और इनकी जो तुलना है, सिरकटी मूर्तियों की तुलना है महाभारत की देवी विशिरा, महाभारत की देवी विशिरा से की गई। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साहब। अब अपन बात करते हैं चौथे नंबर की संस्कृति अपनी, वो है डेक्कन संस्कृति। डेक्कन संस्कृति, और ये डेक्कन संस्कृति है कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में ज्यादा पनपी है, तो इसके नाम आपको ध्यान में रखने हैं और कोई विशेष बात नहीं है। डेक्कन संस्कृति देखेंगे, ब्रह्मगिरी, मास्की कर्नाटक के स्थान है, मास्की, पीकलीहल, उतनूर और सग्गनकुल्लू नामक स्थानों पर इसका विकास हुआ। 5वें नंबर की जो संस्कृति है ये पूर्वी भारत संस्कृति, पूर्वी भारत की संस्कृति। अब कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे मैं बता चुका हूं। बंगाल का वीरभानपुर और मिदनापुर इस संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है गंगा दोआब संस्कृति। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के मध्य का स्थान। यहां से देखिए एक क्वेश्चन आप नोट कर ले, और ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर और आने की संभावना भी है। सबसे बड़ी ताम्र निधि, यानी सबसे बड़े ताम्र निधि है ये एमपी मध्य प्रदेश का एक स्थान है, और स्थान का नाम है गुनगेरिया। यहां से 424 तांबे के औजार प्राप्त हुए। ये बात आपको ध्यान में रखनी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब ये, और बहुतों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अपन बात करें, अपना टॉपिक है समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। देखिए नेवासा की अपन बात कर रहे हैं। नेवासा जो स्थान है जारवे संस्कृति का स्थान है। नेवासा एक इंपॉर्टेंट स्थान है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट स्थान है। यहाँ से कपास और पटसन के साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपकी ये बात है कि भारत में सबसे प्राचीनतम रेशम के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कौन से स्थान से मिलते हैं? नेवासा से मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं इनाम गांव, ये भी जारवे संस्कृति का है। किलेबंद बस्ती का प्रमाण मिला है। किलेबंद यानी बस्ती के चारों तरफ क्या थी? सुरक्षा दीवार थी। वर्ग विभाजन का साक्ष्य,
वर्ग विभाजन का साक्ष्य कैसे? श्रमिक और व्यापारी जो थे ये अलग अलग बस्तियों में रहते थे। आज भी अपन बात करते हैं, जैसे एशिया का सबसे बड़ा जो स्लम क्षेत्र है वो मुंबई का धारावी क्षेत्र है, तो वहां पे मुख्यतः मजदूर वर्ग ही निवास करते हैं। और जैसे पोश एरिया होता है वहां पर क्या करते हैं, धनाढ्य लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो निवास करते हैं। तो इसी प्रकार क्या हो गया, वो वर्ग विभाजन हो गया। तो अलग अलग व्यापारी और श्रमिकों के निवास मिले। अच्छा, इनाम गांव से एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा है कि एक सिरकटी मूर्तियां मिली, अनेक सिरकटी मूर्तियां मिली, एक नहीं अनेक सिरकटी मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों की तुलना महाभारत की देवी विशिरा से की गई। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान में रखना इसको। अभी तक मेरे आगे नहीं आया ये क्वेश्चन, लेकिन कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया होगा या आगे पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद में चौथे नंबर की संस्कृति डेक्कन संस्कृति है। महाराष्ट्र का और आंध्र प्रदेश के कुछ स्थान आते हैं इसके अंदर, तो ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकली है, लुकनू, सुगन कुल्लू आता है, कोई विशेष बात नहीं है। 5वें नंबर पे पूर्वी भारत की संस्कृति है, बंगाल का वीर भानपुर, मिदनापुर आता है इसके अंदर। और गंगा दोआब संस्कृति है, गंगा दोआब यानी गंगा और यमुना के मध्य का स्थान जिसमें यूपी बिहार का क्षेत्र आता है, यहाँ पर ये संस्कृति पनपी है। और एक क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो कौन सा है, सबसे बड़ी ताम्र निधि, निधि का मतलब क्या है, खजाना। सबसे बड़ा ताम्र खजाना एमपी के गुनगेरिया नामक स्थान से मिला है। और क्या मिला है साहब, 424 तांबे के औजार यहां से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी एग्जामों में पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना इसकी रहेगी। तो ये बातें थी मित्रों आपकी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में। अपन ने 6 संस्कृतियां पढ़ी हैं और इसके बाद में आपका जो लेक्चर होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर होगा, जो इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की बाल की खाल निकालने का काम अपन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक एग्जाम में आपको सफलता मिले। धन्यवाद।